नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदारे जिंदगी को लेकर। और आज आप देख रहे हैं वैभवी के मुस्कान की कोई सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। एक पसंदीदा कलाकार को आपसे मिलवाने आई हूँ। जी हाँ, हमेशा की तरह वादा किया, हर बुधवार एक नए किरदार से मिलाऊंगी, एक नई शख्सियत जिनके बारे में हम जानेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में और भी बहुत कुछ। वो सारी बातें जो कहीं किताबों में नहीं लिखी होती हैं। जी हाँ, किरदार जिंदगी के 175वें पायदान पर आज फूलों का तारों का सबका कहना है। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। बहुत ज्यादा अपने समय का फेमस सॉन्ग है ये। हरे रामा हरे कृष्णा, जो कि देवानंद जी ने ये फिल्म बनाई थी। और देवानंद जी के बचपन का किरदार जिस बच्चे ने निभाया था, आप तो याद रखते हैं सारी बातें, तो शायद ये भी याद हो। जी हाँ, मैं उसी बाल कलाकार, हालांकि अब वो बाल नहीं रहे, लेकिन वो बाल कलाकार अब भी हमारे जहन में है, हमारी यादों में है। और जब भी छोटा भाई बहन किसी के भी घर में होता है तो ये गाना जरूर बजता है। और ये इस गाने से हम एक दूसरे को प्यार करने की प्रेरणा भी देते हैं कि देखो उस फिल्म में दोनों कैसे प्यार कर रहे थे, तुम्हें भी ऐसे ही प्यार करना है। जी हाँ, मैं सत्यजीत पुरी जी की बात कर रही हूँ और उनसे मिलवाने लेकर आई हूँ। ये मेरे जिंदगी के लिए, आज हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट के लिए, पूरी टीम के लिए बड़े गौरव का विषय है। उन्होंने इतने व्यस्ततम समय से हमारे लिए समय निकाला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आप सभी को पता है, 7 नंबर मैं भी हूँ और सत्यजीत जी भी 7 नंबर हैं, क्योंकि 25 सितंबर 1960 में आप अवतरित हुए हुए इस पृथ्वी पर, क्योंकि आपको बहुत सारे कार्य करने थे। ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर जन्म दिया और आपके माता पिता का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको मिला, जो आप, क्योंकि कहते हैं ना, जीन में चीजें होती हैं, रगों में होती हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े कलाकार के बेटे हैं। जी हाँ, उनके पिताजी अ, हिंदी ही नहीं, पंजाबी भाषा की कई फिल्मों में उन्होंने काम किया बतौर एक्टर, दलजीत पुरी जी। और उनकी, आपकी माता जी बहुत अच्छी गायिका रही हैं और बंगाल थिएटर में उन्होंने बहुत सारी एक्टिंग की, बहुत सारी फिल्मों में काम किया। बहुत बातें हैं उनसे करने के लिए, लेकिन अब मेरे पास सब्र नहीं है और मैं बिल्कुल अपने दूसरी तरफ उनको मैंने प्रतीक्षा में रखा है, लेकिन अब मैं नहीं रख सकती, क्योंकि अब मेरे पास अ, उनको बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं उनको ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकती। तो चलिए उनसे मिलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि आपने नमस्कार। अपना कीमती समय दिया हमें। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और आपने मुझे इतनी इज्जत दी, बुलाया अपने शो पे, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अभिनंदन पूरी टीम की ओर से। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, जो हमारे उपाध्यक्ष हैं हमारे पटल के, प्रवीण कुमार चौहान जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी से गुजारिश करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम को शेयर करते रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है बात करने के लिए। तो सत्य जी, सबसे पहले तो जब हम आपके बारे में बात करते हैं तो आपका वो बचपन का गीत ही हमें बहुत लुभाता है और हम वहीं से आपकी एक पहचान समझते हैं। लेकिन हम जब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम जी हमेशा उस किरदार से उसके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। तो संक्षेप जी। में आप अपने परिवार के बारे में हमें बताएं, उसके बाद हम आपकी पूरी यात्रा के बारे में बात करेंगे। तो हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। और मेरे परिवार का जहाँ तक सवाल है, मेरे डैडी का नाम दलजीत था। दलजीत के नाम से मशहूर थे। वो पंजाबी फ़िल्म के बहुत बड़े हीरो थे, सुपरस्टार थे। और पार्टीशन में आए थे सियालकोट से। और मेरी पूरी फैमिली सियालकोट गढ़तल से बिलोंग करता हूँ मैं। और मेरी मम्मी न्यू थिएटर्स में एक्ट्रेस थी, सिंगर थी। बेसिकली सिंगर थी, फिर एक्ट्रेस बन गई। और मेरी फैमिली में मेरी वाइफ जो है वो कराची की है, वो सिंधी हैं, रीटा नाम है उनका। मेरा बेटा जो है वो शिवांशपुरी शिकागो में इस वक्त काम कर रहा है, वहाँ सेटल्ड है।
मेरी बेटी जो है वेदांतिका पुरी, वो एक हैप्पीथिस्ट है, लाइफ कोच है, तो वो अपना काम कर रही है। तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है। जी, बिल्कुल और बहुत सुंदर परिवार आपका और देखिए कहते हैं ना कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जब आप छोटे होते हो, बचपन में होते हो, तभी आपके बारे में कहते हैं पालने में ही बच्चे का दिख जाता है कि बच्चा कहाँ जाएगा, क्या करेगा। चूँकि बिल्कुल। आपका परिवार ही पूरा रंगमंच और थिएटर से जुड़ा हुआ रहा और फ़िल्मों से जुड़ा हुआ रहा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो चीज़ें आपके अंदर वहीं से पनप के आई हैं और जी। आपकी पहली फ़िल्म की अगर मैं बात करूँ, तो 6 साल की उम्र से आपने एक्टिंग की शुरुआत की और 6 साल जी। बहुत छोटा बच्चा होता है, शायद उतनी अच्छे से बोल भी नहीं पाता है। तो करेक्ट। डायलॉग्स याद करना और बाकी चीज़ें बड़ा मुश्किल होता है, कैसे किया आपने ये सब? पहली बात तो ये कि मैं उस टाइम पे मतलब सत्येंद्र बोस जो थे डायरेक्टर, वो मेरे लाल बना रहे थे। तो उस वक़्त देव कुमार जी हीरो थे, वो मेरे डैडी के फ्रेंड थे। तो उनको एक बच्चा चाहिए था जो एक्टिंग करता। छोटा रोल था लेकिन इम्पोर्टेंट रोल था, मगर कोई बच्चा था जो लाइनें नहीं बोल पाया या वो अटक गया होगा या कुछ हो गया। तो उन्होंने बोला, भाई दलजीत जी के बेटे को देखो, मैं तो उससे रोज़ मिलता हूँ, अच्छा लड़का है। तो वो घर आए, सत्यन बोस जी घर आए। उन्होंने फिर मेरी मम्मी से मिले, मम्मी को जानते थे, बंगाली थे। तो फिर उन्होंने मम्मी से बोला इसको हम कल शूटिंग पे ले जाएँगे, और फिर वो मुझे शूटिंग पे ले गए। तो वो भगवान का आशीर्वाद होता है। उन्होंने मुझे बोला लाइन बोलने के लिए, तो मैंने वो लाइन बोल दी। छोटी-सी लाइन थी, वो मेरे को तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, शूटिंग-वूटिंग होती क्या है। तो बस मैंने बोल दिया। और बोलते हैं ना, जो डेस्टिनी होती है इंसान को, वो कहीं न कहीं आपकी अपनी आप डेस्टिनी बनती जाती है। तो बहुत पसंद आया लोगों को, सबने तालियाँ-वालियाँ मारी। फिर मैंने वो छोटा-सा रोल किया उस पिक्चर में, लेकिन सत्यन दा ने डिसाइड कर लिया था मेंटली कि इस लड़के को लेके मैं कुछ करूँगा। उन्होंने मेरी मम्मी को बोला, ये काफ़ी ब्राइट लड़का है, इसकी स्माइल अच्छी इनोसेंट है, इसको लेके मैं एक पिक्चर बनाऊँगा। तो फिर उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी वापस, जो 1966 में बनी थी। उसमें और मेरे लाल फिर उस वक़्त सिल्वर जुबली हो गई, तो मेरा नाम काफ़ी हो गया। छोटे-मोटे मतलब इतना क नहीं, लेकिन नाम हो गया था। और मेरे को याद है कि मैं अवार्ड लेने जब गया था, तो राज कपूर जी ने मेरे को अवार्ड दिया था, मेरे लाल का सिल्वर जुबली का अवार्ड, ताजमहल में। तो उन्होंने पूछा, भाई बेटा बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा सत्यजीत। तो उन्होंने मेरे को उठाया और ऑडियंस में बोला, अनदर सत्यजीत। तो वो सब ने तालियां मारी, और मेरे को हो सकता है वो आगे के लिए मेरे लिए था कि मैं सचमुच सत्यजीत जी के नाम पे मशहूर भी हुआ, और उनके नाम को मैंने यूज़ भी अच्छे से किया, उनका नाम बढ़ाया, और सत्यजीत एज़ अ मास्टर सत्यजीत में फ़ेमस हो गया। तो वापस फिर जब मैंने उनके साथ की, सत्यन दा के साथ, वापस इतनी चली नहीं, लेकिन मुझे छोटे-छोटे रोल मिलने लगे थे। कभी संजीव कुमार का बचपन, कभी राजेश खन्ना का बचपन, तो उस वक़्त बचपन के रोल बहुत होते थे। फिर धर्म जी का रोल मुझे मिला बचपन का, मैंने 3-4 उनकी फ़िल्में की। फिर हरे राम हरे कृष्णा आई, और फिर मेरे को स्टारडम मेरे को उस फ़िल्म से मिली। उस हरे रामा हरे कृष्णा में भाई-बहन की जो केमिस्ट्री थी, वो बहुत अच्छी थी। जी, और वो दोनों के बीच में प्यार और वो फिर वो बड़े होने के बाद भी हम भूल नहीं पाए उस बच्चे को। जी, तो ये एक अलग मतलब शायद ईश्वर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती हैं। तो वो जी, एक ऐसी फ़िल्म थी जो हमेशा हमारे ज़हन में रही है और मैं आपको बताऊँ इस प्रोग्राम के बारे में अगर मेरी दोस्तों से बातचीत हुई और कुछ लोगों से बातचीत हुई जब मैंने आपका पोस्टर और बाकी चीज़ें शेयर की, तो सब कहते हैं वो फूलों का तारों का ना, वो गाना ना मतलब सबके दिमाग में यही गाना है और नहीं, अभी फूलों आप का तारों का जो जो गाना है ना, वो तो अमर गाना है। जी, जब जब राखी होगी, जब जब बच्चा बहन के लिए कुछ होगा, तो वो गाना बजेगा, या वो बिल्कुल। गाना याद आएगा, है ना? तो वो मैं लकी हूँ कि मेरे को वो गाना मिला उस वक़्त, भगवान की कृपा थी, ईश्वर का आशीर्वाद था कि वो गाना मुझे मिला। और बिल्कुल। देवानंद जी ने उसको डायरेक्ट किया, आर डी बर्मन का म्यूज़िक था, लता जी ने गाया, और लिखा इतना है आनंद बख्शी जी ने अच्छा। तो ये सारी चीज़ें जो कॉम्बिनेशन होती है, ये डिवाइन होता है, लिखा होता बिल्कुल। है।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ही था, डिवाइन ही था, लिखा था, हो गया। बिल्कुल, बहुत सारी यादें हैं पुराने समय की, और बहुत सारे देखिए, चूँकि बाल कलाकार आप रहे, बतौर बाल कलाकार आपने शुरुआत की, और बाद में जी, भी आपकी एक फ़िल्म आई बतौर अभिनेता, जी, पहेली, जी। वो भी चर्चित रही फ़िल्म, और वो मैंने 1977 में की थी, जी, पहेली। जी, वो राजश्री की थी और उसमें एक्चुअली मैं बहुत यंग था। उनको लड़का भी ऐसा ही चाहिए था, जो एडोलेसेंस एज में हो, जो ना जवान है, ना यंग है, बीच में है, जो समझ नहीं पा रहा है लड़की क्या कहना चाहती है और कन्फ्यूज़ होता है, उसके प्यार में और दोस्ती में कन्फ्यूज़ रहता है। और फिर एंड में उसको समझ आती है पहेली कि एक्चुअली वो लड़की उससे प्यार करती है। और जो पिछले हॉलिडे में, क्योंकि लड़कियां जल्दी बढ़ जाती हैं, लड़कियां लड़कों से जल्दी बढ़ती हैं, तो एक हॉलिडे के बीच में वो जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल गई लड़की के अंदर, और ये दोस्ती समझता रह गया। फिर एंड में उसको पता चलता है कि ये तो प्यार है। तो बहुत क्यूट फिल्म थी। ऐसी ऐसी पिक्चरें नहीं बनती हैं, मगर बहुत क्यूट फिल्म थी। और उसमें आप कह सकते हैं मैं हीरो तो नहीं था, मगर एक लीडिंग मैन था। मेन पात्र जो था वो मेरा था। मगर बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी मेरी लाइफ की, और मुझे वो करने में मज़ा बहुत आया, पहेली। उसका एक गाना बहुत मशहूर है, बिजली पड़े टापू टुपुर। टापुर-टुपुर, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, वही जी, मैं सुन रही थी, और बहुत अच्छा है, और उसका डांस अच्छा है, एक्सप्रेशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और जी, जी, जिस जी। अल्हड़ता के साथ जो डांस है ना, जैसे सच आपने कहा कि वो एक टीनेजर है, जो जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि करेक्ट। क्या है जिंदगी में, और वो गाना बिल्कुल उसी तरीके का है, और बहुत मजा आ रहा था सुनकर। और सुदामा शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, और जी, भगवान जी के भक्त भी हैं। इन्होंने लिखा है कि आपकी हरि दर्शन वाली प्रहलाद की छवि दिल से निकलती नहीं है। तो हमने हरि दर्शन में भी आपको देखा, और जब भी कोई बाल कलाकार का ज़िक्र होता है, तो मुझे लगता है सबसे पहले आपका ही नाम आता है। तो वो भी जय जय पुराने नारायण नारायण हरि हरि, वो भी एक बहुत कमाल का गाना है। वो बहुत कमाल का गाना है, जय जय नारायण। और जो जो हरिदर्शन का जब तक सवाल है, फिर मैं लकी था, तो उसमें देखिए आप, भक्त प्रहलाद का रोल जो है वो करने को मिला मुझे। और जो उस टाइम के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, चंद्रकांत जी, वो बड़े बड़े माइथोलॉजी फिल्में बनाते थे, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। और हो सकता है भगवान की कृपा थी कि मैंने भक्त प्रहलाद का रोल किया। उसके सारे गाने हिट थे, है ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तो ये सारी चीज़ें बोलते हैं ना, वो टाइमिंग उस हिसाब से। फिर मैंने माइथोलॉजी बहुत सारी फिल्में की थी, राधे कृष्णा की थी, बालक ध्रुव की थी, उसके बाद माया मच्छंदर की थी। मैंने मैंने माइथोलॉजी में बहुत सारी फिल्में की थी। तो ये सारी जो थी वो एक एक टाइम था, और वो रोल्स में सूट करता था। और वो सूट से ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वक्त था, वो चाहते थे मैं ये करूँ, तो बस मैंने किया वो। बिल्कुल सही कहा आपने, डेस्टिनी अपने आप तय करती है आपको कहाँ लेकर जाना है, कब लेकर जाना है, और सारे भजन बिल्कुल। बहुत सुंदर थे उस फ़िल्म के, ऐसा सुदामा जी लिख रहे हैं। और वाक़ई आपके अभिनय की बहुत तारीफ़ हो रही है, सारे दर्शक हमारे साथ, साबिर परवेज़ जुड़ गए, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। संगीता चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बसंत श्रीवास्तव भी जी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनके बहुत सारे प्रतिक्रियाएँ हम तक पहुँच रही हैं, और सब आपके उन्हीं पुराने जो गीत हैं और पुराने फ़िल्मों के बारे में ज़िक्र हो रहा है यहाँ पर। अम, मैं तमाम दर्शकों को एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति, ये मेरे दिल की बात है, दिल से दिल तक जी, पहुँचे। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं एक खुमार में जिऊँ, एक स्टारडम होता है, एक हैसियत होती है लोगों की, और लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं इससे नीचे नहीं उतर सकता। लेकिन मैं हाँ, इस मंच के माध्यम से, चूँकि मैं अध्यक्ष हूँ इस मंच की, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि सत्यजीत जी जैसे आपको ऑन स्क्रीन दिख रहे हैं, वो दिल से उतने ही प्यारे हैं। और एक बार मेरी उनसे बात हुई थी, और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए वो राज़ी हुए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि वाक़ई
ऐसे दिलदार लोग भी हैं दुनिया में और जिनसे अभी आप रूबरू हैं, और मैं चाहूंगी कि आप जरूर इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन। चेहरा काफी बदल गया है आपका, ऐसा लिखा है इन्होंने। सुरेंद्र शर्मा जी, आप 65 साल के हैं इस वक्त, और मुझे नहीं जी लगता कि इनका चेहरा बदला है। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत यंग है, और नहीं, थैंक यू। बचपन की जो छवि है वो अभी भी बरकरार है आपके चेहरे पे, वो बिल्कुल कहीं गई नहीं है। अ, जी जी जी। बहुत सारी बातें हमें करनी है। उषा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उषा जी। अ, जब डायलॉग्स की बात होती है सत्यजीत जी, जब छोटा बच्चा होता है जिसको पढ़ना भी होता है, जिसको खेलना भी होता है, और फिल्म में जी अगर रोल है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप सब कुछ को मेंटेन करके चलें। तो कैसे किया आपने ये सब? जी, जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है तो मैं बहुत फ्रैंकली आपको बोलता हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, किसी बच्चे को नहीं होता एक्सपीरियंस। लेकिन जैसे-जैसे मैं सीखता गया, डायरेक्टर्स ने मेरे को सिखाया, तो मैं उसको कैच करते गया। और आपको पता है बच्चे लोग जल्दी कैच कर लेते हैं हर चीज़ को। तो उसी तरह मैंने एक्टिंग को भी फटाफट कैच किया। और ज़्यादा आज भी मैं सोचता हूँ कि एक्टिंग जो होती है वो नेचुरल होती है। आपके अंदर अगर वो कला है तो आप कर सकते हैं। जैसे आप गाना गा सकते हो तो गा सकते हो, नहीं गा सकते तो फिर आप कितने भी ट्राई कर लो, नहीं गा पाओगे। उसी तरह एक्टिंग का भी ये होता है कि आपके अंदर वो अगर वो है तो आप उसको पॉलिश करके बेटर कर सकते हो। तो कहीं न कहीं मेरे में कुछ होगा, कुछ ऐसा होगा जो एक्टिंग को मैंने फटाफट ग्रास्प कर लिया। जहाँ तक डायलॉग्स का सवाल है, काफ़ी डिफ़िकल्टी भी होती थी, बचपन में भी हो तो हर एक एक्टर को होती है, अभी भी होती है। मगर वो क्या है कि आप अगर कॉन्संट्रेट करें और आप में दृढ़ निश्चय हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये लाइन याद करनी है, मुझे बोलना है और मुझे एक्टिंग करनी है, तो हर इंसान वो कर सकता है। आप पहले ही उसको नेगेट कर देंगे, बोलेंगे मुझे याद नहीं आएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप वो फिर नहीं कर पाओगे। आपको वो बढ़ के उसको ग्रास्प करना पड़ता है। तो मैं बचपन से मेरी नेचर भी ऐसी है कि अगर मैं सोच लूँ मुझे ये करना है, तो फिर मैं सिर्फ़ भगवान का नाम लेता हूँ और उसके पीछे पड़ जाता हूँ। फिर मैं देखता नहीं हूँ मैं कितनी बार फेल हुआ। मैं फिर देखता हूँ कि मैं कब उसको पार करूँगा उस चीज़ को। तो इसी तरह मैं जब पढ़ाई करता था और एक्टिंग करता था, काफ़ी बार फेल हो गया क्योंकि मैं स्कूल जा ही नहीं पाता था। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मैं एक-एक क्लास में 2-2 बार फेल हुआ, लेकिन मैंने पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी। और मैं हर एक को ये कहूँगा कि ज़िंदगी में फेलियर आपको बहुत कुछ सिखा देती है। अगर फेल होके आप वही चीज़ रिपीट करोगे तो आप बहुत बड़े फेलियर हो। लेकिन फेल होके अगर आप वो चीज़ रिपीट नहीं करते हो और दूसरी चीज़ करते हो तो आप एक सक्सेस हो सकते हो। बाकी बाकी घूम फिर के बात वहीं आती है कि अ, आपको भगवान पे भरोसा होना चाहिए और अपने पे भरोसा होना चाहिए, दोनों पे भरोसा होना चाहिए, तो ही आप आगे ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं। और लकीली आप कह सकते हो कि भगवान का आशीर्वाद था और वक़्त अच्छा था, टाइम अच्छा था, तो मैंने ये सारा कुछ किया। कभी-कभी मैं खुद बैठ के सोचता हूँ कि ये मैंने कैसे किया आज? मगर मैं भी तब वही अब सोच फिर रही मैं हूँ। जी, मैं भी वही मैं भी सोच रही सोचता हूँ हूँ। कि आज आज आपसे कैसे मुलाकात मेरी हो गई। भगवान चाहते थे शायद इसीलिए। नहीं, 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 वैसे भी कभी-कभी आप बैठ के एज़ एन एक्टर भी सोचते हैं कि यार मैंने ये शॉट कैसे दे दिया या मैंने ये ऐसे कैसे कर दिया? वो एक क्षण, एक पल वो बनाया होता है, वो वो आपकी डेस्टिनी में बनाया होता है, वो क्रिएट किया जाता है, वो यूनिवर्स क्रिएट करता है। हाँ, इसमें आपका हार्ड वर्क भी होता है। हर चीज़ डेस्टिनी पे नहीं छोड़ते मगर हाँ, वो हार्ड वर्क भी डेस्टिन्ड होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और एक बहुत सुंदर संदेश आया है, मैं फ्लैश कर रही हूँ, आप ज़रूर देखें। एक चमत्कारिक व्यक्तित्व से मिलना जीवन के बेशुमार अनुभवों से गुज़रना है। ये डॉक्टर ज़ियाउर रहमान जाफ़री जी लिखते हैं, जो कि अरे थैंक यू। बहुत बड़े शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। गरिमा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आप सब ऐसे ही जुड़े रहें, बने रहें। अच्छा, सत्यजीत जी, जब आप छोटे थे और बहुत सारी जी, फ़िल्मों में आपका जो हेयर स्टाइल था वो एक ही जैसा था, इतने हाँ, लंबे बाल, तो वो आपका वो क्या था ओरिजिनल है कि आपने विग लगाया नहीं था? एक्चुअली जो बाल काटते थे ना उस टाइम पे, वो उनका नाम भूल गया हूँ मैं, वो सबके बाल काटते थे, राजेश खन्ना से लेके सबके बाल काटते थे।
तो वो क्या करते थे, सबको एक ही हेयर स्टाइल देते थे। तो मैं भी उस कैटेगरी में आ गया। वो मेरे के साथ वही, जैसे बाल काटे वो काटते ही चले गए। वो तो राजेश खन्ना जी के बाल भी थोड़े से वैसे ही थे जैसे आपके रहे हैं। वो वो कई उस टाइम का फिल्म। स्टाइल था, उस टाइम का स्टाइल था, सब लोग ऐसे ही काटते थे बाल। तो फिर बाद में हाकिम जी मेरे बाल काटते थे, हाकिम अली, हाकिम आलम अभी भी काटते हैं, उनका बेटा मेरे बाल काटता है। तो वो एक स्टाइल बन जाता है। आजकल के ज़माने में क्या होता है, हर 15 दिन में स्टाइल चेंज हो जाता है। उस टाइम पे क्या था, एक आपका आपकी छवि बन गई, आपको बाल सेट हो गए, तो वो बाल उसी तरीके से काटते जा रहे हैं, हम भी वही फॉलो करते जा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो वो ऐसा हो गया था, इसलिए मेरे बाल, और बाल कलाकार था इसलिए बाल बहुत थे सर पे। वो आपकी तो बाल भी आपकी पहचान थी उस समय, क्योंकि एक एक हेयर स्टाइल अगर दिख जाता था तो लगता था कि हाँ ये वही बच्चा है जो इस फिल्म में था, करेक्ट, जो उस फिल्म में था। तो वो एक छवि होती है। और एक छवि, अगर करेक्ट। बिल्कुल, अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी अगर हम कंपैरिज़न करें, हम अगर तुलना करें पुराने ज़माने के जो बाल कलाकार रहे हैं, जैसे आप रहे हैं और भी बेबी गुड्डो रही हैं और भी बहुत सारे कलाकार रहे हैं। तो नीतू सिंह जी भी बाल कलाकार रही हैं और भी बहुत जी सारे जी जी। रहे हैं। श्रीदेवी जी ने भी बाल कलाकारी से अपनी शुरुआत की थी। तो अभी के समय में और पहले के समय में आपको क्या अंतर समझ में आता है? एक चीज तो है क्लियर, आपको बता रहा हूँ कि बाल कलाकार और चाइल्ड स्टार्स में बहुत अंतर है। हम जो थे ना, जैसे जूनियर महमूद, सचिन, मैं, फिर राजू, तबस्सुम जी, हनी ईरानी जी, नीतू सिंह, हम चाइल्ड स्टार थे, हम एक्टर नहीं थे। हम पे पिक्चरें बनती थी, हम 3-3 शिफ्ट करते थे, हमको वो सारी फैसिलिटीज और वो सारी अडल्टेशन मिलती थी जो एक बड़े एक्टर को मिलती थी। आजकल वैसे एक्टर आपको ऐसे स्टार नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो दौर था चाइल्ड एक्टरों का वो खत्म हो चुका है। उस जमाने में चाइल्ड एक्टर बचपन के रोल करते थे, हमको लेके पिक्चरें बनती थी प्रहलाद जैसी, वो दौर अब नहीं रहा। एक आधा एक्टर आएगा, दफ्तरी आया, उसने एक पिक्चर की, फिर आप उसे भूल जाओगे। हमारी एक साल में 10-10 फिल्में रिलीज होती थी, हमको देखने के लिए लोग थिएटर में आते थे। वो एक्टर, चाइल्ड एक्टर अब आपको नहीं देखने मिलेंगे, क्योंकि वैसे टाइप की फिल्में नहीं बनती। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हम लास्ट ऑफ द मोहिकन्स थे, हम आखिरी मुगल थे, हमारे साथ मुगलियत खत्म हो गई। अब चाइल्ड स्टार नहीं रहेंगे, चाइल्ड एक्टर आएगा, आप उसको देखेंगे। और अभी के जो चाइल्ड एक्टर आते हैं वो सीख के आते हैं एक्टिंग। हमने एक्टिंग सीखी नहीं किसी ने, जो सीखा, जो नेचुरल लगा, हमने बोल दिया। इसलिए जो इनोसेंस हमारे टाइम के चाइल्ड एक्टर्स की थी, बिल्कुल, वो बिल्कुल, इनोसेंस अब बिल्कुल नहीं सही। आएगी। अब वो पके अब हुए एक्टर्स आ रहे हैं, बच्चों के अंदर मैच्योरिटी दिखाई देती है। वो पके हुए आ रहे हैं, मतलब उनको बिल्कुल। डायलॉग कैसे बोलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ पंक्चुएट करना है। हमको कुछ नहीं पता पंक्चुएट का, हमने जैसा दिल में किया कर दिया। तो वो जो इनोसेंस थी ना चाइल्ड एक्टर्स की, वो खत्म हो चुकी है, अब वो नहीं वही आएगी। अच्छा लगता मगर था, हाँ, एक वही आधा कोई अच्छा बीच में निकल गया, अलग बात है। तो बिल्कुल ये सही कहा डिफरेंस आपने। है। जी, जी। अच्छा, आपके लिए एक संदेश आया है। आप सुदामा शर्मा जी लिख रहे हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, तो कभी भी मिलिए, आइए बॉम्बे आइए, मेरा नंबर लीजिए, मेरे घर आइए, मिलिए, क्यों नहीं। और एक ज़ियाउर रहमान जी ने पूछा है कि कोई सरल उपाय बताइए, फ़िल्मों में गीत कैसे लिखा जाए? इस तरह के सवाल आपके लिए आ रहे हैं, जो कि मुझे बड़े आश्चर्यचकित कर रहे हैं। इस तरह के सरल प्रश्न भी हैं। उपाय, अभी अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो अभी फिल्मों में वैसे गीत ही नहीं रहे, तो आप लिखेंगे क्या? जो गीत ज़रूरत 70s है। जी, 80s में 60s के बिल्कुल। गीत थे, वैसे राइटर ही नहीं रहे, वैसी सिचुएशंस ही नहीं रही, वैसे म्यूजिक डायरेक्टर ही नहीं रहे। मगर फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, म्यूजिक डायरेक्टरों से मिलना पड़ेगा। और आजकल तो जो लिरिक्स हैं वो आप सुनोगे तो मेरे ख्याल से आप लिख भी नहीं पाओगे, है ना। 4 बोतल वोट का काम काम मेरा रोज का, ये सब, ये जो गाने है, ये तो गाने कोई गाने तुकबंदी है, वो तो कोई भी लिख बिल्कुल सकता है समझ नहीं आता। ना। गाना बिल्कुल आजकल समझ आंटी नहीं पुलिस आता। बुला लेगी,
आंटी तो पुलिस बुला लेगी, अब ये गाना है तो अब आप क्या कर सकते हो, अब इसमें लिरिक्स तो कुछ है नहीं, आंटी पुलिस बुला लेगी, ये भी गाना है। तो लिरिक्स का लिखने का जो जो था, मादा था, जो लोग लिखते थे, लिटरेट लोग थे, अब वो इंडस्ट्री में नहीं रहे। शायर लुधियान भी नहीं रहे, आनंद बख्शी नहीं रहे, कैफी आजमी नहीं रहे, है ना, तो नीरज जी नहीं रहे। अब आपके पास ऐसे ऐसे आते हैं जो मास मीडिया करके आते हैं, थोड़ा बहुत तुकबंदी कर लेते हैं, गाना बना लेते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप आके ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लिटरल सेंस में गाना जो होते थे फ़िल्म में, अब वो नहीं रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब मुझे लगता है बेकार की बातें हैं कि अपना समय किसी अलग ऊर्जा के लिए बचा कर रखिए, किसी अलग क्षेत्र के लिए। और रितांबरा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रंजना जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बने रहिए, जुड़े रहिए, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। सत्यजीत जी से हम मुलाकात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें करनी है। और एक बाल कलाकार की जो छवि थी, वो आज भी वही मासूमियत आपके चेहरे पर है, इतने वर्षों बाद भी। ये थैंक ये यू, भी ईश्वरीय देन है, ये भी ईश्वरीय देन है। बिल्कुल बिल्कुल आपको देख कर वही बच्चा याद आ रहा है आज। और अ, एक फिल्म आई थी सन्यासी। हाँ जी। मैं चाहूंगी कि उसका उसका एक वाकया था, थप्पड़ मारने वाला। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों समाधि को आप समाधि समाधि। समाधि समाधि, तो वो मैं हाँ जी। चाहूंगी कि आप जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। और एक जो रिलेशन आपका रहा है, चूंकि धर्म जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको हम हमेशा याद करेंगे एक महान एक्टर के रूप में और एक महान व्यक्तित्व के रूप में। तो मैं चाहूंगी कि उनके साथ जो आपका एक बहुत प्यारा रिश्ता रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात सबसे करें। पहले तो धर्म जी का रिश्ता क्या था, धर्म जी मेरे डैडी की पिक्चरें देखते थे पंजाब में, तो वो मेरे डैडी के फैन थे। तो मेरे को बोलते थे, भाई मैं 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में डांडी मार के तेरी डैडी की पिक्चरें देखना जाता था, कौडेशा। तो मेरे को वो बेटे की तरह समझते थे। और क्योंकि मैं बचपन में भी थोड़ा स्ट्रांग था तो हमेशा बोलते थे बचपन का रोल सत्यजीत से कराओ, वो लगता है मेरी तरह। तो अब समाधि का ये सीन था कि वो मुझे छोड़ के जाते हैं अभी अभी भट्टाचार्य जी के साथ, और उनको मुझको स्लैप करना था क्योंकि मैं जाने से इनकार करता हूँ, मुझे नहीं जाना है। वो बोलते जाओ, तो उस चक्कर में उनको मुझको स्लैप करना था। अब धर्म जी का हाथ आपको पता है लोहे का हाथ था, और बड़ा हाथ था, दाराजी से अगर बड़ा हाथ था उनका। अगर 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 उनके बेटे का 2.5 किलो का है, तो उनका 5 किलो का जरूर होगा। उनका 10 किलो का है, 10 किलो का हाथ था, सनी से भी भारी हाथ है उनका। तो उनको स्लैप करना था। अब वो मुझे टच करे, रिएक्शन दे, हो नहीं रहा था, हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने उनको बोला बोला मैं इसको मारूंगा तो उसको लग जाएगी। टेंशन हो गया उनको बहुत, रीटेक पे रीटेक, रीटेक पे रीटेक। और अभी भट्टाचार्य जी के साथ मैंने एक पिक्चर की थी संसार, उनके साथ ये हो चुका था। उनको मुझे स्लैप करना था संसार में, मैं चोरी करके आता हूँ स्लैप करते हैं। तो अभिदा क्या करते थे, स्लैप करके डायलॉग भूल जाते थे, तो 10 रिटेक उनके हो गए थे, मेरा फेस सूझ गया था। मगर अभिदा का, अभी भट्टाचार्य जी का स्लैप और धर्म जी के स्लैप में जमीन आसमान का फर्क। तो वो भी सुन चुके थे धर्म जी, तो और टेंशन में आ गए थे। बोला नहीं नहीं मैं घड़ी घड़ी मारूंगा। तो फिर उन्होंने बोला मैं तुमको टच करता हूँ। तो फिर उन्होंने, मैंने बोला अंकल देखो एक बात बोलता हूँ, मैंने उनको बोला, मैंने अंकल आप मुझे 10 बार टच करोगे ना, वो एक स्लैब बनेगा, आप एक बार मार ही दो। बोला बेटा तुझे लगेगी। मैं बोला नहीं लगेगी, आप बिंदास मार दो, रीटेक नहीं होना चाहिए। आप अगर मार के भूल गए तो मैं फंस जाऊंगा। बोला नहीं नहीं मैं भूलूंगा नहीं। और फिर उन्होंने मुझे उस शॉट में मारा, लेकिन अगर आप रियल शॉट देखोगे ना तो उन्होंने फुल फोर्स में नहीं मारा मेरे को, आधे फोर्स से मारा। इम्पैक्ट पूरा आया, शॉट ओके हो गया। और उसके बाद धर्म जी ने मुझे कुछ 10 मिनट तक सॉरी बोला, बेटा सॉरी, बेटा सॉरी। मैंने बोला अंकल इट्स ओके, एक्टिंग है। बोला नहीं बेटा वो एक्टिंग है जो भी है, मैंने तेरे को मारा, ये मेरे लिए सही नहीं है, मैंने तेरे को क्यों मारा। मैंने बोला कैरेक्टर ने मारा, मैंने खुद बोला। बोलते यार तू तो मेरे से बड़ा एक्टर है, तू कैरेक्टर की बात कर रहा है। तो वो ऐसे करते थे, है ना। तो बिल्कुल। मगर वो सीन मेरे को हमेशा याद रहेगा। और वो जब भी मेरे को मिलते थे, सनी के साथ भी मैंने बहुत फिल्में की, तो मेरे को बोलते थे कि बेटा याद है समाधि में मैंने तेरे को थप्पड़ मारा था, वो याद था उनको। तो फिर सनी भी हंसता था, बोलता देखो
मैंने तो डैडी का सच सच में थप्पड़ बहुत खाए हैं। तूने तो नकली भी खाया हुआ है, थप्पड़ तो खाया है ना डैडी का? मतलब हाँ, खाया है, खाया है। याद रहेगा, याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। तो ये किस्सा है। बिल्कुल, बहुत मज़ा आया सुनकर और हमारे दर्शक को भी आनंद आ रहा होगा और सब हँस भी रहे हैं और देखिए धर्म जी हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए रहे, शुरू से ही। जी। उनके बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है कि पंजाब से कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने आता था, तो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, खाना खिलाना और बाकी चीज़ें। अगर लस्सी कोई घर से लस्सी और पराठा फिक्स था, लस्सी पराठा फिक्स। फिक्स और अगर कोई घर से भाग के भी आता था, तो बड़ा समझा-बुझा के उसको घर भेजते थे। ये सारी चीज़ें हमने बिल्कुल। सुनी है उनके बारे में। तो वो भी एक मुझे लगता है कि एक भगवान की ऐसी कृति रहे जिनको भगवान ने अब अपने पास बुला लिया है और उनकी बहुत सारी फ़िल्में हमने अनगिनत फ़िल्में उनकी देखी और धर्म जी जैसा बहुत इंसान नहीं आएगा इस दुनिया में, बहुत कम इंसान ऐसे आएंगे। उनके जैसा अच्छा इंसान, उनके जैसा दिलदार, उनके जैसा डेयरिंग, बहादुर, इतना बहादुर इंसान नहीं आएगा, कम आते। बिल्कुल सही कहा आपने बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो डाउन टू अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद धर्म जी के साथ आपका ज़्यादा एक एक अलग रिश्ता रहा है, शायद उनके कुछ गुण आपके अंदर आए हैं, यही कारण है? हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने जो वर्कआउट करता हूँ, जो एक्सरसाइज करता हूँ, तो धर्म जी का वो इन्फ्लुएंस है। मैं उनकी पिक्चरें देखता था, उनके साथ काम करता था, उनके फोरआर्म दिखता था, उनके आर्म दिखता था, तो मुझे लगता था मैं बड़ा होऊंगा तो मैं धर्म जी जैसा करूंगा, अपनी बॉडी बनाऊंगा। तो मैंने किया, बॉडी बिल्डिंग आज भी करता हूँ। तो धर्म जी के साथ बॉडी बिल्डिंग करने का मुझे मौका भी मिला एक आधा बार उनके घर में। सनी और मैंने उनके साथ वर्कआउट किया, तो वो एक रोल मॉडल थे मेरे लिए। और हाँ, उनको मैं फॉलो करता हूँ, अभी भी करता हूँ। जैसे मनोज जी मेरे रोल मॉडल रहे हैं, मनोज जी के साथ भी मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है। मैंने जो कुछ भी लाइफ में फिल्म्स के बारे में सीखा, जो जो कुछ भी मैंने और सीखा फिल्म्स के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, स्टोरी राइटिंग के बारे में, वो मैंने मनोज जी से सीखा। मनोज जी ने एक्चुअली मुझे स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, कहानी क्या होती है, तो उन्होंने मुझे बोला बेटा 3 ही कहानियां होती हैं दुनिया में, मैन वर्सेस मैन, मैन वर्सेस सोसाइटी, मैन वर्सेस हिमसेल्फ। 3 ही कहानियां हैं। अब उसको आप कैसे पेश करते हो, क्या बनाते हो, ये आपके हाथ में। ये सारी चीजें बिल्कुल। मैंने मनोज जी से सीखी, मनोज जी से सीखी मैं। है ना? आपके चाहने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सब लिख रहे हैं कौन-कौन सी फ़िल्म आपकी देखी। अभी संजय जी ने लिखा है कि आपकी फ़िल्म अनुराग देखी, बहुत अच्छा लगा, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी रही। जो कलाकार होते हैं, चाहे बाल कलाकार हों, चाहे अभी आप हों आप लोगों की दिनचर्या में बहुत फ़र्क होता है और बहुत डेडिकेशन के साथ आप लोग अपना वर्कआउट और बाकी चीज़ें करते हैं। तो जी। क्या अभी भी वो सारी चीज़ें चल रही हैं या बचपन में मस्ती होती थी या वहाँ पर भी बिल्कुल एक डिसिप्लिन लाइफ होती थी? मैं दूसरों के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं बेसिकली, देखिए कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था बचपन में। मेरी जितनी फैमिली वाले बाकी है सब आर्मी में है। मेरे ताया जी, मेरे फूफा जी, सारे सारे आर्मी वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को ना वो आर्मी का डिसिप्लिन रहा है बचपन से। बचपन में भी मैं बहुत डिसिप्लिन था, जवानी में भी था, अभी भी हूँ। तो मेरा एक जो दिनचर्या कहेंगे तो कहीं ना कहीं दिन में एक शाम का जो वक्त है वो मेरा जिम का वक्त है। और ये मैं करते आ रहा हूँ पिछले 40-50 साल से। ये नहीं कि अभी जो जिम चल रहा है हर इंसान जिम कर रहा है। मैंने जब 1975 में जिम ज्वाइन किया था तो लोग मुझे पागल कहते थे। उस टाइम पे वेट ट्रेनिंग का कुछ होता नहीं था। लोग कहते थे ये पागल हो गया है, ये क्या वजन उठा रहा है। उस टाइम पे कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन वो मैंने कंटिन्यू रखा। आज मैं 65-66 का हूँ, लेकिन अभी भी जितना मेरे से वेट उठता है उस हिसाब से मैं करता हूँ, आप बार-बार एक्सरसाइज करता ये हूँ। बात बिल्कुल ना कहें कि आप 65 के हैं, अभी आप 45 के लगते हैं। नहीं नहीं, वो फिर मैं कहता हूँ वो भगवान का आशीर्वाद है, वो ईश्वर का आशीर्वाद है।
बाकी तो बिल्कुल। अपनी मेहनत भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे डैडी भी यंग लगते थे, मेरी मम्मी भी यंग लगती थी अपनी, तो जीन्स में भी होगा शायद, मेरे को ऐसा नहीं, लगता बिल्कुल है। सही। आपके डैडी बहुत खूबसूरत और बिल्कुल धर्म जी की थोड़ी-थोड़ी छवि उनके साथ मैच करती है। मेरे पास बिल्कुल। अभी कोई तस्वीर नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर दिखाती। सुदर्शन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन। और सत्यजीत जी, अगर हम बात करें कि जो उपलब्धियाँ होती हैं, उसे जी सहेजने की बात होती है, और जो लोग पहले एक्टर रहे और जो अभी जी। हैं, वो कहते हैं लोग कि भूल जाते हैं। अगर आप हाँ। पर्दे पर नहीं हैं, तो लोग भूल जाते हैं, लोग आपको याद नहीं रखते। तो आप करेक्ट। अपने आप को याद रखने के लिए या याद रखवाने के लिए ऐसा क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं? मैं चाहूँगी कि आप इस पर ज़रूर बात करें। देखिए, ये तो सृष्टि का नियम है, जो आएगा वो जाएगा। आज जो स्टार है वो कल नहीं रहेगा, करेक्ट है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। मगर हाँ, अपना हार्ड वर्क, क्योंकि मुझे कोई और काम नहीं आता। अगर आप मुझे कहेंगे कुछ और करियर मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए एज एन एक्टर, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर मुझे आगे बढ़ना है। उसको लेके मैं अपनी पूरी मेहनत करता रहता हूँ। और मैं आगे फेमस होऊंगा नहीं होऊंगा, या आज मैं रेलिवेंट हूँ या नहीं हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना कर्म करते जाऊंगा और मैं देखूंगा आगे क्या होता है। कोशिश जारी रहेगी। और मैंने जैसे आपसे कहा, मैं फेल होने से डरता नहीं हूँ। बचपन से मैं कभी फेलियर से नहीं डरता। मुझे लगता है फेलियर होने से आदमी अच्छा सीख जाता है। तो मेरी कोशिश चलती रहेगी। अप्स एंड डाउन लाइफ में बहुत आए। मैं चाइल्ड एक्टर रहा, आउट हो गया, साइड एक्टर बना, आउट हो गया, फिर मैं डायरेक्टर बन गया हूँ। डायरेक्टर में मेरी अभी पिक्चर अच्छी गई है, मुंडा रॉकस्टार, पंजाबी में। आपकी एक और फ़िल्म आ रही है, मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर एक फ़िल्म बना रहे हैं आप, और इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ, क्योंकि ये सारे आपके चाहने वाले हैं और सब फ़िल्म देखने ज़रूर जाएँगे। और सुदामा जी ने तो लिखा है कि आपके नाम से फ़िल्म देखने जाते थे, आपको देखने के लिए फ़िल्म देखने जाते थे। तो ये थैंक यू, थैंक यू। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी एक्टर के लिए या जिस क्षेत्र में आप हैं, ये आपकी उपलब्धि है। ये आपके लिए उन्होंने आप अपना समय निकाला और बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ये बड़ी बात है। जी, तो ये जो फ़िल्म आपकी आ रही है इसके बारे में भी बात ध्यानचंद जी का करेंगे। ऐसा है कि ध्यानचंद जी पे मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ और उसके ऊपर मैंने काम भी किया है, लेकिन वहाँ पे कुछ राइट्स का प्रॉब्लम पड़ गया है। बायोपिक बनाने के लिए राइट्स की ज़रूरत होती है, तो किसी प्रोड्यूसर ने वो राइट्स लिए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने पिक्चर अभी तक बनाई नहीं है। राइट्स लेके भी उनको 6-7 साल हो गए हैं, मगर उसमें मैं काम कर रहा हूँ। और अगर मुझको वो राइट्स मिलेंगे, मैं डेफिनेटली ध्यानचंद जी पे पिक्चर बनाऊंगा, क्योंकि मैंने ध्यानचंद जी पे बहुत स्टडी की है। उनके उनसे उनके बेटे के साथ उनकी जो उपलब्धियां हैं, वो जो ओलंपिक्स जीते थे, 3 ओलंपिक्स एक साथ जीते थे, वो कहानी लोगों तक आनी चाहिए। उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अगर राइट्स मेरे को मिलेंगे, मैं ज़रूर बनाऊंगा वो पिक्चर। ये मेरा प्रोग्राम है आगे का। तो जब उन्होंने राइट्स लेकर कुछ किया नहीं, तो उनसे ही बात कर सकते हैं कि आप ऐसा होता है कि राइट्स जब तक उनके पास है, मैंने नेगोशिएट किया है, तो हमेशा बोलते हैं हमको बनानी है, मगर बनाते हैं नहीं। तो मैं ट्राई करूँगा, अगले साल फिर से ट्राई करूँगा। अगर वो राइट्स मेरे को दे देंगे, मैं डेफिनेटली ध्यानचंद पे बनाऊँगा। बिल्कुल, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कब वो फ़िल्म आए और हम ज़रूर देखें और वो बारीकियाँ, वो सारी बातें जो हम नहीं जानते हैं, वो फ़िल्म के माध्यम से देखिए। जितनी भी बायोग्राफ़ी बन रही है आजकल आजकल बायोग्राफ़ी ज़्यादा बन रही हैं, और जी उन जी सब जी। तमाम हस्तियों के बारे में हम वो बारीकी नहीं जान पाते थे, जो अब बायोग्राफ़ी के माध्यम से हम जान पाते हैं। वो छोटी-छोटी बातें, वो बड़ी-बड़ी बातें, उपलब्धियाँ, और वो स्ट्रगल, जो जी स्ट्रगल पीरियड की अगर मैं बात करूँ, तो एज़ अ बाल कलाकार, या अब कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ा, या ईज़ी वे में सब कुछ ईश्वर ने नहीं, देना कोई भी शुरू किया? देखिए, कोई भी चीज़ इजी मिलती नहीं लाइफ में। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया। एज अ चाइल्ड एक्टर भी स्ट्रगल किया, एज अ यंग एक्टर भी स्ट्रगल किया, आज भी स्ट्रगल जारी है।
लेकिन वो जो स्ट्रगल होती है वही आपको सिखाती है ना। तो एज अ चाइल्ड एक्टर आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इजी था, क्योंकि मेरे डैडी हीरो थे। लेकिन एक बार मैं उस मुकाम पे पहुंच गया, फिर एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट, वहां रहने की, परफॉर्मेंस देने की, ये सारी स्ट्रगल वहां पहुंचने के बाद शुरू। जब मैं एक बहुत बड़ा चाइल्ड एक्टर बन गया, तो उस नाम को आगे बढ़ाने का जो स्ट्रगल होता है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। आज शाहरुख खान, आमिर खान ये वहां पहुंच गए, अमित जी वहां पहुंच गए, फिर वहां रहने की स्ट्रगल जो है वो बहुत बड़ी स्ट्रगल है। पहुंचने की स्ट्रगल तो है ही, मगर वहां पहुंचने के बाद वहां रहने की स्ट्रगल बहुत बड़ी है। आपको अपने आप को फिट रखना पड़ता है, मेंटली फिट रखना पड़ता है ना। और आपको, वही मैं जैसा कहता हूँ, सक्सेस तो दिमाग में नहीं ले जाना है। सक्सेस से आप पागल हो सकते हो, फेलियर से भी पागल हो सकते हो। उसका एक बैलेंस रखना, वही एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। आप भगवान को मानते हैं? बिल्कुल, भगवान पे मेरा बहुत भरोसा है, और होना भी चाहिए। मेरे को लगता है हर इंसान को, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में, अच्छा बुरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें भगवान की महिमा है। कहीं ना कहीं उसको आप कुछ भी कहिए, प्रकृति कहिए, आप उसको यूनिवर्स कहिए, आप उसको, भगवान कहीं ना कहीं है। और हमारे शास्त्र जो है, हमारी जो कल्चर है, उसमें तो प्रमाण है भगवान का, दिखते हैं, आज भी दिखते हैं। कहीं ना कहीं भगवान का आपको दर्शन होते हैं, आप शायद उसको नहीं देखें, मगर आपके जीवन में वो आते जाते रहते हैं, और जीवन में रहते ही हैं। भगवान तो है ही, भगवान के बिना क्या है। बिल्कुल सही कहा। और 7 नंबर वाले ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान को ज़्यादा करीब से। मुझे लगता है कई बार हम लोगों को ना भगवान का अनुभव भी होता है, जी, किसी न किसी रूप भगवान का में मतलब ज़रूर। आप, भगवान का मतलब ये नहीं कि भगवान, भगवान की शक्ति, भगवान का वो रहता है। अब अल्लाह, अल्लाह कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, आप उसको जो भी कह लीजिए, जो भी पावर, कोई एक पावर इस दुनिया को संभाल रही है, वो भगवान है। अदृश्य भी है, बिल्कुल, दिखते भी है। हमें दिखते हैं, शायद हमें, हम उनको नहीं देख पाते, वो हमारे सामने से गुजर जाएंगे, हम उनको नहीं देख पाते। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। वो एक अदृश्य शक्ति है और जो बिल्कुल है, पूरी दुनिया को चला रही है। बिल्कुल। और एक बात और हम जानना चाहेंगे कि जब आप छोटे थे और बाल कलाकार के रूप में मशहूर हो गए थे, तब जी, अगर आप स्कूल जाते थे, तो स्कूल में कैसा माहौल था आपको लेकर? आपके टीचर, प्रिंसिपल, दोस्त, कैसा व्यवहार था उनका? और क्या वो बचपन के दोस्त आज भी आपके साथ हैं? आज भी मेरे साथ है, आज भी हमारी चैट होती है, हम लोग बात करते हैं। और मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा ऐसा रहा, कभी मैंने प्रोजेक्ट नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, है ना। क्योंकि मेरी माँ ने मुझको सिखाया था कि बेटा, कोई भी चीज़ रहती नहीं है दुनिया में, आती जाती रहती है। आज आप स्टार हैं, कल नहीं रहेंगे, है ना। तो मेरे मेरे दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे स्कूल के दोस्त, मेरे कॉलेज के दोस्त, मेरे पड़ोसी, आज भी मेरे साथ वैसे ही दोस्त है, सेम, एक रत्ती का फर्क नहीं आया। कभी कभी गाली भी, फोन करके मेरे को गाली भी दे देते हैं, हमारा झगड़ा भी हो जाता है। तो हमारे जो दोस्ती मेरी रही है वैसी रही है। और मैंने कभी अपने को प्रोजेक्ट नहीं किया, और मैं करता भी नहीं हूँ, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब क्योंकि आप ये तो स्कूल मैं आपको जाते कह, होंगे, जी, जब आप हाँ जी, स्कूल जाते होंगे, जब आप बाल कलाकार के रूप में मशहूर थे, और जब आप स्कूल जाते होंगे तो टीचर का एक अलग पैम्पर मिलता होगा आपको। वो एक अलग अनुभव आप पाते होंगे कि नहीं मुझको नहीं आपको बेटा लगता मैंने तुम्हारी कभी, ज़िंदगी। नहीं मुझको नहीं लगता मेरे स्कूल वालों ने कभी ऐसा किया, ना ही अच्छा, मेरी टीचर्स ने किया, और ना ही मैंने वो चाहा। मैं बहुत सिंपल रहा हूँ, सिंपल लाइफ लीड की है। कोई वहाँ पे फिल्म स्टार गिरी और ये सब नहीं किया मैंने। और मेरे स्कूल वाले भी मुझको उतना ही प्यार करते हैं आज भी, मेरी टीचर्स भी मेरे को उतना ही प्यार करती हैं, कुछ गुजर गई हैं, कुछ हैं।
तो मैंने ऐसा कभी प्रोजेक्ट नहीं किया, ना उन्होंने करवाया, और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया कि मुझे ग्राउंडेड रखा, हमेशा हवा में उड़ने नहीं दिया उन्होंने, बैठ के रहो या जहाँ हो उधर रहो। तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इंसानियत सिखाई, और उन्होंने मुझे बताया कि हर इंसान लाइफ में जो भी है तो इंसान, तो इंसान बन के रहना वो मुझे मेरे स्कूल वालों ने सिखाया, मेरे दोस्तों ने सिखाया, मेरी टीचरों ने सिखाया। ये सारी चीजें आपको लगता है कि समय के हिसाब से चीजें बदल गई हैं? अब वो सारी बातें नहीं रही, वो सारी वैल्यूज नहीं रही, अभी कुछ नहीं, अंतर वो मैं आया है? पेरेंट्स को भी बोलूँगा, मेरी माँ ने, मेरे फादर ने भी मेरे को सिखाया, तो उनकी भी रहा, मेरी माँ ने भी मेरे को बहुत कुछ सिखाया लाइफ में, बहुत स्पिरिचुअल थी वो। तो पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स आपको किस तरह की तरबियत देते हैं, क्या सिखाते हैं आपको। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ग्राउंडेड रखा हमेशा, तो मैं उनको भी आभारी, मैं अपनी माँ को, अपने बाप को भी आभारी हमेशा रहूँगा उनका, कि उन्होंने मुझे कभी स्टारिज़्म, कि तुम बहुत बड़े स्टार हो, तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने लोग आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ उन्होंने मुझे, बेटा आज है, आज कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे, पहले से मुझको बोल के रखा था ये। तो मैं हमेशा ग्राउंडेड रहा, और मेरे को लगता है मैं ग्राउंडेड रहूँगा। नहीं, बिल्कुल आप रहेंगे और आप हमेशा हैं, और हमारे दिल में आप हमेशा एक प्यारी-सी छवि आपकी रहेगी, और अभी भी है, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो सब ने आपकी फ़िल्म देखी है, और सब यही बात लिख रहे हैं कि आपकी फ़िल्म देखी, हमें बहुत अच्छा लगा, और मतलब इतने सारे शानदार शख्सियत, शानदार व्यक्तित्व, इस तरह के बहुत सारे संदेश हम तक पहुँच रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं। और थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक बात और मेरे ज़हन में आ रही है, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा इसके ऊपर भी अपनी प्रतिक्रिया दें। आप जी। अगर ऐसा तो नहीं है, आपके पास समय नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं है, समय है, बोलिए ना आप। ओके। जो स्टारडम की आप बात कर रहे हैं कि एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट आपने अपनी शुरुआत की, और आज जी, भी लोग आपको प्यार देते हैं, आपको वही इज़्ज़त देते हैं, वही सम्मान देते हैं। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। जी, थैंक यू। आजकल के जो सेलिब्रिटी के बच्चे हैं, जो हम रोज़ टीवी पर और बाकी चीज़ों अखबारों में हम देख रहे हैं, कहीं न जी, कहीं नशे में और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। अ, वैसी परिस्थिति में जी। कहीं न कहीं डामाडोल स्थिति है समाज की, देश की, तो उसके बारे में अगर छोटी-सी कोई प्रतिक्रिया आप देना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, देखिए, ये जो ड्रग्स का सवाल है, जो है सारी चीज़ें, ये हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अभी मैं, देखिए, मेरी फैमिली देख लीजिए, मेरी डैडी देख लीजिए, तो ये इंडिविजुअल है, समझ रहे हो आप? ये सारी चीज़ें जो हैं, हमारी कंट्री में नहीं, हर कंट्री में हो रहा है। हमको मीडिया जो है हमारा, जो चौथा स्तंभ है, जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं, वो इतना लोगों को मिसगाइड कर रहा है इस वक़्त। इंटरनेट है, इंस्टाग्राम है, आपको इन्फ्लुएंसर्स मिल गए, आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अच्छे भी कर रहे हैं, बुरे भी कर रहे हैं। तो आपकी ओपिनियन खत्म हो चुकी है। हम जो अपने पेरेंट्स से सीखते थे, अब आपको इन्फ्लुएंसर समझा रहा है, समझ रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं हर पेरेंट की, हर क्या कहते हैं, आसपास के लोग, वही है, बोलते हैं ना, पर्सन इज ओन बाय हिज कंपनी। आसपास के जो लोग हैं, हमारा मीडिया है, इनको किसी तरह, इनको समझाना चाहिए, ड्रग्स है, ज़्यादा उनके कल्चर को फॉलो करना, फॉरेन वाले कल्चर को, हॉलीवुड के कल्चर को, मतलब हम ना नाम भी बॉलीवुड रख लिए। ड्रग्स करना, दारू पीना, ये सब बहुत आसान है। डिसिप्लिन, टाइम पे आना, वो हम उनका नहीं सीखते, हम उनका डिसिप्लिन नहीं सीखते। अगर आपने किसी को, अमेरिकन को या ब्रिटिशर को 9 बजे बुलाया, वो 9 बजे आ जाएगा, डॉट।
9:02 पे वो चला जाएगा, 2 मिनट वेट करेगा। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ किसी को आप बुलाइए 9 बजे, वो 10 10 बजे बजे आएंगे। आएगा, पांच एक्सक्यूज देगा, ट्रैफिक था, मैं लेट उठा। वो हम नहीं पिकअप करते। दारू पीना, सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना, ये हम पिकअप कर लेते। एक्सरसाइज कर रहे, स्टेरॉइड ले रहे, आसान तरीका। बिल्कुल। एक्सरसाइज में क्या उठाया हमने, स्टेरॉइड उठा ली। मत लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्टेरॉइड मत लीजिए। तो ये सारी चीजें इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। और वो इंडिविजुअल कैसे बनता है? पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स आपको क्या सिखाते हैं, आपका स्कूल आपको क्या सिखाता है, आपकी टीचर्स आपको क्या सिखाते हैं, वो सारा मिसमैच हो चुका है। आज अगर आप देखेंगे हमारा पूरा सिस्टम मिसमैच हो चुका है, टेकन ओवर। नेटफ्लिक्स आ गया। ऐसे आपका बच्चों को नेटफ्लिक्स वहां आप पे, क्या नेटफ्लिक्स आपको ओटीटी सिखा रहा है कि ओटीटी आप कैसे प्लेटफॉर्म गे को बनेंगे। और तबाही मचाइए, नहीं, ओटीटी आप अगर प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स और देखेंगे, अगर आप नेटफ्लिक्स देखो, वहां पे आपको गे के बारे में हर उनके ओटीटी में एक गे होता ही होता है। वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आप गे बनिए। हमारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आपको सीख दे रहे हैं कि आप गे बनिए, और मीडिया उसको और हवा दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ इंडिविजुअल चॉइस है, आप गे बनिए, आप कुछ भी बनिए, लेकिन दूसरे को क्यों बनाना चाहते हैं आप खुद बनिए। मीडिया उसको हवा दे रहा है। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन बन रही है, वो जो हमारा चौथा स्तंभ है, वो गलत है। आप एक एक्सीडेंट होता है, आप ग्रुसम मर्डर दिखा रहे हो। 9/11 जब हुआ था, आपने कोई लाश देखी कभी आज तक? अमेरिकन मीडिया ने आपको एक लाश नहीं दिखाई 9/11 की। हमारे यहाँ अटैक होता है, तो जो अटैकर अंदर बैठा है उसको पता है बाहर पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, मीडिया ने खोल दिया है पूरा। मैं पहला, मैं पहला, मैं पहला। मगर मैं पहला नहीं होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं दिखानी चाहिए। तो आपको मीडिया को समझाना है, ये सारी चीजें नहीं दिखानी। आप अगर एक पिक्चर बनाते हो, उसमें आप एक गे को हीरो बना रहे हो, आप एक टेररिस्ट को हीरो बना रहे हो, आप अंडरवर्ल्ड को हीरो बना रहे हो, बच्चा क्या बनेगा? वो अंडरवर्ल्ड बनेगा, टेररिस्ट बनेगा। आज एक पिक्चर लगी है, उसमें टेररिस्ट हीरो बन गया है। जो टेररिस्ट है अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, विलन हीरो बन चुका है। रहमान डकैत हीरो बन गए, तो रहमान डकैत हीरो बन गया, 4 रहमान डकैत और बनेंगे। समझ रहे हो आप? हम जब कहते हैं कि रामचंद्र जी ये नहीं करते थे, आपको रामचंद्र जी बनना है, तो आप रामचंद्र जी बनोगे। आप दिखाएंगे कि रावण बहुत अच्छा था, रावण तो कमाल था, तो आप रावण बनोगे। तो यहाँ पे जो चौथा स्तंभ है हमारा, मीडिया, डायरेक्टर्स, राइटर्स, बिल्कुल आपके सही कहा मीडिया आपने। जो प्रोपोगेट कर रही है आज की डेट में, उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। नहीं तो आपका समाज, आपके लोग ऐसे ही बनेंगे, आगे चल के आपको एक रावण हीरो बनेगा। बिल्कुल सही। और ये बहुत दुखद परिस्थिति है समाज की और देश की, जिस तरह से हम चीज़ें बदलते हुए देख रहे हैं, बच्चों को जी, एक गलत रास्ते पर जाते देख रहे हैं, तो चिंता करना बहुत लाज़मी है, जायज़ है। और एक जी, ख़ास मेहमान बहुत देर से आपसे बात करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं बैक जी, स्टेज। मैं सोच रही थी थोड़ी देर के लिए उन्हें भी हम ले लें अपने कार्यक्रम में। अय्यर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अय्यर साहब 2 मिनट आपको शुभकामनाएँ देना चाहते हैं, तो मैं उनको ऑन स्क्रीन ले रही हूँ। जी, जी, थैंक यू विभा कि आज आपने मेरी बात को मान करके एक इतना नायाब कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मास्टर थैंक यू। सत्यजीत मेरे लिए हमेशा मास्टर सत्यजीत ही रहेंगे। विभा मैं बेसिकली आर्टिस्ट हूँ, संस्कृत का विद्यार्थी हूँ। मुझे इनमें बहुत सारी खूबियां नजर आती है। एक अच्छे व्यक्ति को, थैंक यू। जो हमारे यहाँ कहा कि भवंती नम्रा सर्व फलोद्गमे नवाम्बुभिर् दूर विलंबिनो करना, यानी व्यक्ति जितनी ऊंचाई पे जाता है ना,
जैसे पेड़ फलदार पेड़ होता है वो झुकता है, बहुत पानी से भरा हुआ बादल होता है वो झुकता है। तो सबसे खासियत मैं इनको उस जमाने में जब मैं बीए कर रहा था तब भी मैंने दिल से इनको अपना छोटा भाई माना था, क्योंकि मेरा कोई छोटा भाई नहीं था, पता नहीं। और देखो थैंक यू। साईं बाबा की कृपा है कि वो छोटा भाई मुझे 50 बरस बाद मिल गया, और मैं आज तो मतलब दिन में हमारी कितनी बार बात होती है, दिन में कितनी दुआएं निकलती है। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि अक्सर ये जो सिल्वर स्क्रीन है ना विवाह, उसमें स्क्रीन इमेज क्या है और व्यक्ति अपने निजी जीवन में क्या है, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें अद्वैत है। जितने अच्छे ये दिल के हैं, जितने ये थैंक यू। संस्कारों और जीवन मूल्यों को जानते हैं और मानते हैं और स्वीकार कर रखा है, उसको जीते हैं। मुझे बहुत उत्सुकता थी कि आज इनका इंटरव्यू मैं देखूं, और मैं गदगद हूं। मैं बहुत गर्व करता हूं अपने छोटे भाई डब्बू जी पे। बहुत शानदार you. आपने पेश किया। तो हाँ डब्बू भाई, खूब आनंद करें आप सब परिवार। Thank you. गीता भाभी के साथ, ओम वेदांतिका साई राम, और ओम साई शिवान राम, सबके साथ। ओके, ओम ओम साई साई राम। राम। Stay blessed. Baba's blessing. Thanks again, Vibha. Stay blessed, you all. थैंक यू अय्यर साहब। और ये अय्यर साहब की देन है, आपसे मुलाकात हुई और इतनी सारी आपसे बातचीत हुई, हरि दर्शन से लेके हरे रामा हरे कृष्णा, और बहुत सारी फिल्में आपकी रही। शोर, उसका एक गाना बहुत पॉपुलर रहा, एक प्यार का नगमा है। बहुत सारी आपकी, जी, आपकी बहुत सारी फिल्में रही हैं, तो उनमें से पसंदीदा फिल्म आपकी कौन सी है? मेरी तो सभी अच्छी हैं, लेकिन शोर, अनुराग, हरिदर्शन, विदाई और अर्जुन, डकैत, हथियार और बहुत सारी फिल्में मेरी तो मुझे बहुत प्रिय हैं, मगर अनुराग मेरे बहुत क्लोज है, शोर मेरे बहुत क्लोज थे। शोर, अनुराग, हरिदर्शन, ये 3 फिल्में मेरी बहुत लाइफ में क्लोज रही हैं। तो कभी अगर आपको मौका मिले कि इस तरह की सीक्वेंस वाली फिल्म अगर आप दोबारा बनाएं, तो क्या कभी आप ट्राई करेंगे? मैं बिल्कुल करूंगा। मैं अपने को लकी समझूंगा अगर मुझे ऐसी फिल्में बनाने मिले, क्योंकि ऐसी फिल्में बनती नहीं है अभी, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बनाऊं ऐसी फिल्में, स्पेशली शोर, अनुराग टाइप, हरिदर्शन टाइप फिल्में, विदाई, ऐसी टाइप की फिल्में। बिल्कुल, मैं हम कोशिश आपको जरूर फिर से करूंगा। देख जी, हम आपको देखना भी चाहेंगे बतौर एक्टर फिर से, और आपकी मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से जल्दी आपको वो अथॉरिटी मिले और आप मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर जो फिल्म बनाना चाहते हैं जरूर बनाएं। आपके माध्यम से हम देखना चाहते हैं। और हरिदर्शन को हम नहीं भूलेंगे, हम उस बच्चे को नहीं भूलेंगे जो अपनी बहन से इतना प्यार करता है, और कहीं ना कहीं वो एक एक वैल्यू है जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं कि तुम भी अपनी बहन से, अपने भाई से इस तरह से प्यार करो, क्योंकि बिल्कुल कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम कभी भुलाए नहीं भूलते, और वो एक जरिया होता है एक संस्कार देने का। तो आपकी बिल्कुल बतौर जितनी भी फिल्में रही हैं वो सब कहीं ना कहीं संस्कारित रही हैं। आपके आपकी एक्टिंग रही है, आपका जो अभिनय रहा है वो बहुत ज्यादा प्यारा और गुदगुदाने वाला रहा है। और थैंक यू, थैंक यू, मुझे थैंक यू बहुत सो मच। खुशी है। सत्यजीत जी, चलते चलते आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि बस लाइफ में खुश रहें, और लाइफ को आप लोग एक मोमेंट की तरह जिए। जो गया हो गया, जो आने वाला है हमारे हाथ में है नहीं। जो मोमेंट है उसको एंजॉय करिए, लाइफ को मोमेंट्स में जीजिए, एंड बी हैप्पी इन लाइफ। अच्छा बुरा होता रहता है लाइफ में, अच्छा टाइम भी नहीं रहता, बुरा टाइम बिल्कुल, भी नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा बस यही आपने। कहूंगा। 1 घंटे का समय कैसे बीता, और मेरा तो बिल्कुल कहते हैं ना कि अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। दिल बिल्कुल नहीं करेक्ट। भरा है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, आपकी अपनी व्यस्तता है। लेकिन मैं पूरी टीम की ओर से जिंदगी भर हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे कि आपने अपना समय अरे दिया और इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें आपने की। बहुत नहीं, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। मुझे आपका थैंक यू, बहुत बहुत आभारी कि आप लोग ने मुझे इतना लायक समझा कि मैं आया हूँ। और आप सबको गॉड ब्लेस, और फिर कभी फिर जरूर मुलाकात होगी, हम जरूर कुछ फिर आगे बातें करेंगे जरूर। ठीक है। जी जरूर, बहुत थैंक यू बहुत सो मच, शुक्रिया। थैंक यू बहुत सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और हम अ,
मास्टर सत्यजीत जी को सुन रहे थे। उनके बारे में हमने उनके सिनेमा से लेके उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। अगली बार फिर नए किरदार के साथ आऊंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस, थैंक यू। थैंक यू।